रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekhan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लेकर आया है सुगम्य भारत ऐप। इस ऐप के जरिए आप एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी शिकायतें, फीडबैक, इंफॉर्मेशन और सर्कुलर, आने वाले इवेंट्स, राष्ट्रीय हेल्पलाइन और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह ले सकते हैं। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। या दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज का शो बेहद खास और खास मेहमान के साथ। आज हम बहुत ही पेचीदा टॉपिक ले रहे हैं और इसके बारे में आप सबको जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। आप सबके पास इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। साथ ही साथ जिनके पास ये जानकारी नहीं है, ये मस्ट लिसन शो है। आपकी जिम्मेदारी है इस शो को उन लोगों तक पहुंचाना। आज हम बात करेंगे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन की। कौन सी डिसेबिलिटीज के लिए आज की डेट में भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन करवाना बहुत मुश्किल है। किन डिसेबिलिटी कैटेगरीज में सर्टिफिकेशन इजीली हो जाता है, प्रोसेस क्या है, अगर आपका यूडीआईडी बन गया है, उसमें मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कैसे करवाना है, यूडीआईडी में ई-केवाईसी जो हो रही है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या यूडीआईडी हम ना ले तो भी चलेगा। इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे इस शो में। हमारे साथ बात करने के लिए रिसर्चर ऑन डिसेबिलिटी स्टडीज आयुष्मिता जी है, जिनका कोर एरिया है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन। लंबे अरसे से इस पे रिसर्च कर रही हैं और लोगों की क्वेरीज को सॉल्व कर रही हैं। आयुष्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। पहली बार हम बात कर रहे हैं, डेब्यू हो रहा है आपका। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। Thank you so much for having me, Danish ji. It's wonderful to be here. तो आयुष्मिता जी, सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर कोई डिसेबल्ड हो गया है तो प्रोसेस क्या है उसके लिए? क्या ये किसी एक डिसेबिलिटी के लिए प्रोसेस अलग और दूसरे के लिए अलग है? ये दो सवालों को पहले आप बताइए। नहीं, आफ्टर जब से देखिए यूडीआईडी हमारे कंट्री में इज अ न्यू थिंग। उसके पहले हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स को फॉलो करते थे, बट जब से यूडीआईडी 2018-19 से वाइडली एक्सेप्ट और वाइडली यूज किया जा रहा है, प्रोसेस सेम है। हम सिंपली एक गूगल सर्च करते हैं। जब मुझे भी क्वेरीज आते हैं, मैं सिंपली ये कहती हूँ, आप सिर्फ एक गूगल सर्च करिए अप्लाई फॉर यूडीआईडी, और जो स्वावलंबन पोर्टल है वो सबसे ऊपर आ जाता है। उस पर क्लिक करके एसेंशियली जैसे हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ऑलमोस्ट उसी तरीके से हम यूडीआईडी के लिए अप्लाई करते हैं। बहुत सारे हमसे डिटेल मांगे जाते हैं, नाम, पता, आधार नंबर, मेडिकल हिस्ट्री भी पूछी जाती है। अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है
उसको भी मांगा जाता है, और अगर नहीं है तो और भी कोई मेडिकल रिकॉर्ड्स अगर हैं तो वो मांगा जाता है। और उन सब को कंपाइल करके जब हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उसके बाद हमारे को पोर्टल में एक सबमिटेड लिखा हुआ आता है, आफ्टर विच जिसने यूडीआईडी के लिए अप्लाई किया है अपने डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर सीएमओ से पता कर सकते हैं यहाँ डिसेबिलिटी असेसमेंट कहाँ होती है, किस डिपार्टमेंट में होती है, वो पता करके, किस दिन होती है वो पता करके, फिर वो प्रोसेस काफी हद तक ऑफलाइन हो जाता है। सो इट्स अ बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड वेयर द प्रोसेस स्टार्ट्स विद ऑनलाइन, बट उसके बाद ऑफलाइन जद्दोजहद इज द वर्ड आई विल यूज काफी करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू गेट इट। पूरी तरीके से ये ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, अभी भी इसमें काफी हद तक ऑफलाइन प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, जिसमें एक इंसान को अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है इवन बिफोर द एक्चुअल असेसमेंट बिगिंस। बिल्कुल। तो कुल मिला के स्वावलंबन पोर्टल पे जाना है तो वहां दो ऑप्शन आएंगी, फ्रेश एप्लीकेशन या एग्जिस्टिंग। उस हिसाब से आपने चूज करके अप्लाई करना है, फिर आपको एक स्लॉट मिलेगा, आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाओगे, फिर आगे की कार्रवाई होगी। देखिए जो स्लॉट वाली चीज है यहाँ पे कभी कभी मामला गड़बड़ा जाता है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि स्लॉट हमारे को पोर्टल से मिल जाएगा, बट ऐसा रियलिस्टिकली नहीं होता है। इनफैक्ट अभी भी आज भी अगर आज के डेट पे आप स्वावलंबन पोर्टल पे जाके ये सर्च करेंगे कि यूडीआईडी या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे बनता है, तो वहां पे भी ये चीज लिखी हुई है कि जब आपका सबमिटेड हो जाए उसके बाद आप खुद ही यूडीआईडी जहाँ पे बनता है, जहाँ सर्टिफिकेट मिलती है, जिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहां आप चले जाइए। इसलिए क्योंकि ये जो स्लॉट वाली चीज है इस पे बहुत क्वेरीज भी आई हैं, इश्यूज भी रेज किया गया है कि स्लॉट नहीं मिलता है, स्लॉट हमें पता नहीं चलता है। तो मैंने अपने करियर में इन द लास्ट 1 ईयर में लोगों को यही सलाह देती हूँ कि आप स्लॉट मिलने का वेट मत करो, आप खुद ही चले जाइए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और अब तो पोर्टल में भी ये चीज लिख कर आ रहा है कि आप चले जाइए हॉस्पिटल में, क्योंकि रियलिस्टिकली वही होता है। ओके। एक क्वेरी और आती है आयुष्मिता जी, जब हम हमारा यूडीआईडी बन जाता है तो हमें 2 डॉक्यूमेंट मिलते हैं, एक ई सर्टिफिकेट और एक यूडीआईडी कार्ड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए ई सर्टिफिकेट वो है जो हमें स्वावलंबन पोर्टल पे बनता है, जो हमारा एक अकाउंट मान लीजिए बन जाता है उसमें, और वो उसको यूज किया जा सकता है, उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके भी कई लोग यूज करते हैं तब तक जब तक यूडीआईडी उन तक फिजिकल कॉपी आ ना जाती हो। कई बार क्या होता है कि इस फिजिकल कॉपी को वहां उन तक पहुंचने में काफी टाइम लग जाता है। आई नो पीपल जिनको 1.5 साल वेट करना पड़ा उस फिजिकल कॉपी के आने तक का। तो फर्क इतना ही है कि एक पोर्टल पे है और एक जो दूसरा हमारे घर तक आ जाता है। जो फॉर्मर है जो पोर्टल पे अवेलेबल है उसको भी कई लोग इन माय अंडरस्टैंडिंग उसको प्रिंट करा के लैमिनेट करा के एज अ यूडीआईडी यूज करते हैं जब तक उनको यूडीआईडी कार्ड फिजिकल कॉपी उनके घर तक पहुंच ना जाता हो। तो बेसिकली हम यूडीआईडी को ही अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मान सकते हैं। एग्जैक्टली। अब इन द लास्ट 4 और 5 years हम यूडीआईडी को ही अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मानते हैं। इनफैक्ट अब सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको भी यूडीआईडी बनवाना ही है। मेरे हस्बैंड के पास भी सर्टिफिकेट था फॉर मेनी इयर्स, बट रिसेंटली इन द लास्ट ईयर एंड हाफ उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपना यूडीआईडी भी अपने सर्टिफिकेट के बलबूते पे बना लिया। अब जो बन के आता है वो मेनली यूडीआईडी ही यूज होता है, सर्टिफिकेट इज जस्ट एन अडेंडम नाउ। तो अब ये बताएं कि हमने देखा है मल्टीपल डिसेबिलिटी के केस में या इंडिविजुअल डिसेबिलिटी के केस में आज भी सर्टिफिकेशन में बहुत जद्दोजहद है। तो किन डिसेबिलिटीज के लिए सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड बहुत जल्दी बन जाता है और कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है और क्यों आ रही है? राइट सी इस सवाल का मैं जवाब एक इंटरसेक्शनैलिटी लेंस से दूंगी। अगर मैं एक फ्लीटिंग स्टेटमेंट करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि लोकोमोटर डिसेबिलिटीज और विजुअल इम्पेयरमेंट के यूडीआईडीज थोड़े आसानी से बन जाते हैं, इसलिए नहीं कि उनको असेस करना आसान है, बल्कि इसलिए कि हमारे जो मेडिकल अथॉरिटीज है उनको असेस करने के लिए वो बेटर इक्विप्ड है, उनके पास वो साधन है। बट देन अगेन देयर आर अदर डिसेबिलिटीज जिनको असेस करने में समय ज्यादा लगता है या मुश्किल ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसके लिए इक्विपमेंट नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी को कोई ब्लड डिसऑर्डर है तो एक कोमॉर्बिडिटी नाम की चीज होती है जिसको असेस किया जाता है, यानी कि वो बेसल मेटाबॉलिक रेट देख सकते हैं, वो आयरन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बॉडी में वो देखते हैं, हार्ट का फंक्शनिंग क्या है वो देखते हैं। तो बहुत सारी
अलग और भी चीजें हैं इन एडिशन टू द एक्चुअल कंडीशन जिसको असेस किया जाता है टू गेट अ फुल पिक्चर। रियलिस्टिकली क्या होता है कि इन चीजों को असेस करने का साधन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं होता है, तो वो प्राइवेट में भेजते हैं, जहाँ पैसे खर्च करके खुद से ये सारे टेस्ट करा के रिपोर्ट लाके दिखाना पड़ता है सीएमओ को, तो उसमें समय जाता है, जिस वजह से क्या हुआ, ब्लड डिसऑर्डर का असेस करना, सर्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो गया, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो गया। फिर क्या होता है कि हमारे पास मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। जैसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को असेस करने के लिए हमें एक न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है, वो अवेलेबल नहीं होते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के लिए हमें स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मेंटल इलनेसेस के लिए हमारे को साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। इस तरीके के स्पेशलिस्ट कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवेलेबल नहीं होते हैं, जिस वजह से इनको असेस करना मुश्किल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ये हो गई डिसेबिलिटी स्पेसिफिक बात। अब अगर मैं इंटरसेक्शनल लेंस से बात करूं, तो चाहे आप किसी भी डिसेबिलिटी को उठा लीजिए, चाहे आप लोकोमोटर या विजुअल इम्पेयरमेंट को ही उठा लीजिए, रूरल एरियाज में अगर जो एकदम ही पिछड़ी जगहें हैं, जो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पे इनको असेस करने में भी समय लगता है, क्योंकि नॉलेज नहीं होता, टाइम नहीं होता लोगों के पास, बर्डन बहुत ज्यादा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सो इस प्रश्न का कोई सिंपल जवाब नहीं है कि हाँ इन 21 में से इन 5 डिसेबिलिटीज को असेस करना, सर्टिफाई करना आसान है या कम टाइम लेता है और बाकियों को नहीं। ये एक मल्टी लेयर्ड इशू है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, कि आप उसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं जहाँ पे आपका आधार कार्ड बना है, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में रह रहे हैं तो आपको समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको बार बार आना जाना करना पड़ेगा। तो ऑल ऑफ दीज रीजंस टुगेदर कंबाइन कंट्रीब्यूट करते हैं इस फैक्टर को कि कितना समय लगेगा। बट हाँ, बिल्कुल। कुछ डिसेबिलिटीज हैं जैसे कि ब्लड डिसऑर्डर्स, साइकोसोशल डिसेबिलिटीज, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, जिनको समय ज्यादा लग सकते हैं। आप बहुत अच्छे से समझा रही हैं और बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके। तो अब ये बताएं कि क्या पिछले 7-8 सालों में, या एक डेकेड की बात कर ले, सर्टिफिकेशन को लेके क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आप देख रही हैं? क्योंकि आप रिसर्चर हैं, या आपको लगता है कि जो 17-18 में सिचुएशन थी आज भी वही है? क्योंकि आज भी व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे ढेरों केसेस आ रहे हैं जिनका सर्टिफिकेशन बहुत डिलेड होता है। तो क्या आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कुछ फास्ट ट्रैक हो रही हैं, या अभी भी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है इम्प्रूव करने की? देखिए, आई वुड से कि इम्प्रूवमेंट करने की अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। आई नो कि यूडीआईडी को लाना, स्वावलंबन पोर्टल को यूज करना, चीजों को सेंट्रलाइज करने की, करप्शन को कम करने की और प्रोसेस को ज्यादा वेरीफाइबल और रिलायबल बनाने की कोशिश है, जो कि सीआरपीडी के तहत एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। क्योंकि एक रिडिक्यूल या क्रिटिसिज्म जो हमारे सिस्टम को मिलता आया है कि फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स बनते थे, अभी भी बनते हैं वैसे तो, कि बनते थे। तो ये प्रोसेस एक तरीके से इस प्रोसेस को रिलायबल बनाने का, वैलिड बनाने का एक तरीका जरूर है। बट एट द सेम टाइम इशू ये है कि जब आप प्रोसेस को पूरी तरीके से ऑनलाइन कर देते हो, तो बहुत सारी ऐसी हमारी जनता है जिनके पास इंटरनेट का कोई साधन नहीं है, या वो इंटरनेट को इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, वो एकदम वहीं से पीछे छूट जाते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जब हम इस चीज को पूरी तरीके से आधार नंबर से लिंक कर देते हैं, तो इशू ये होता है कि कईयों के पास आधार नहीं है, कईयों के पास आधार में एड्रेस अलग है, अभी वो कहीं और रह रहे हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक नए तरीके के प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देता है। तो आई वुड से कि प्रॉब्लम्स बदल गई हैं, अलग प्रॉब्लम्स से अभी हम डील कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम्स अभी भी बहुत हैं, बहुत से इश्यूज हैं। और डिसेबिलिटी सेक्टर में इंडिया में आई वुड से ये सभी को पता है कि यूडीआईडी मिलना या सर्टिफिकेशन मिलना, असेसमेंट होना कितना बड़ा चैलेंज है। सो आई वुड से कि चैलेंज अभी भी है, बस तरीके अलग हो गए हैं। बिल्कुल। 2 सर्कुलर लेटली आए हैं, उस पे हम बात करते हैं। पहले एक काफी लोगों की क्वेरी ये आई है कि जो एक डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का सर्कुलर आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके मेडिकल सर्टिफिकेट पे लिखा है लाइकली टू इम्प्रूव, अगर ये वाली शब्दावली लिखी है तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो डिसेबिलिटी सेक्टर में अरसे से जुड़ा हुआ और इस पे काम कर रहा है, तो क्या इस मूव को आप जायज ठहराती हैं या इट कैन बी मिसयूज्ड? देखिए, नॉट जस्ट एज अ रिसर्चर हु हैज बीन वर्किंग इन दिस स्पेस, एज अ पर्सन मैं खुद साइकोसोशल डिसेबिलिटीज के साथ, आई हैव साइकोसोशल डिसेबिलिटीज एंड आई आइडेंटिफाई एज ऑटिस्टिक एज वेल। तो इन दोनों चीजों को अगर मैं कंसिडर करूं और मैं अपने रिसर्चर की आइडेंटिटी को हटा दूं, तो भी मुझे ये गलत लगता है।
और अगर मैं एक रिसर्चर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो भी मुझे ये गलत लगेगा बिकॉज ऑफ 2 डिफरेंट रीजंस। पहली चीज ये है कि अगर आप ये बेसिकली टेम्परेरी सर्टिफिकेट है, टेम्परेरी यूडीआईडी है। अगर आपकी यूडीआईडी में ये लिख के आ गया लाइकली टू इम्प्रूव, तो ये एसेंशियली एक ये दर्शाता है कि आपका यूडीआईडी जो है वो टेम्परेरी है, क्योंकि आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो इससे ऑटोमेटिकली क्या होता है, फ्रॉम माई लिव्ड एक्सपीरियंस, कुछ डिसेबिलिटीज ऐसी हैं जिनको स्टिग्मा के वजह से, गलत परसेप्शन की वजह से ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर दिया जाता है। आई वुडंट से कि ये हमारे एक्ट में लिखा हुआ है या लीगल है, बट रियलिस्टिकली ऑन ग्राउंड क्या होता है कि जिन लोगों को मेंटल इलनेस है, मान लीजिए अगर कोई डिप्रेशन या स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसेबिलिटीज के साथ जाते हैं, तो उनको वहीं पे यूडीआईडी मना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिकल ऑफिसर को लगेगा कि अगर ये थेरेपी लेंगे या योगा करेंगे, मेरे सुनने में ये भी बहुत आता है कि आप योगा कीजिए, आपका मेंटल इलनेस ठीक हो जाएगा, उनको वहीं पे एक टेम्परेरी यूडीआईडी देकर चलता करेंगे। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि ये जो प्रोविजन है डिसप्रोपोर्शनेटली कौन सी डिसेबिलिटी को इफेक्ट करेगा, और ये डिसप्रोपोर्शनेटली बहुत सारी हमारे देश में जो इनविजिबल डिसेबिलिटीज है उनको इफेक्ट करेगा, जिनका असेसमेंट ऑलरेडी बहुत मुश्किल है क्योंकि हम स्टिग्मा के साथ जीते हैं। तो ये मेरा लिव्ड एक्सपीरियंस हुआ। अगर मैं एक रिसर्चर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे ये गलत इसलिए लगेगा क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जिनको सोशल प्रोटेक्शन की एटलीस्ट उस समय जरूरत है, उनको वो नहीं मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि मेरी डिसेबिलिटी कम हो जाएगी या मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, लेकिन मेरे को इम्प्रूव करने के लिए भी तो सोशल प्रोटेक्शन की जरूरत है, मुझे हेल्प की जरूरत है। और अगर मुझे सरकार किसी तरीके का सोशल प्रोटेक्शन देने से ही मना करेगा इस बेसिस पे कि मेरी डिसेबिलिटी इम्प्रूव हो सकती है, तो वो इम्प्रूव होगी कैसे? अगर किसी को मान लीजिए अपने डिसेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए या यहाँ पे अपने इम्पेयरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कोई मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है या किसी सहायता की जरूरत है, उसके लिए उनको मदद की जरूरत है, वो मदद मिलता ही सरकार से है। तो अगर सरकार हमें ये कह रहा है कि चूंकि आपकी डिसेबिलिटी इम्प्रूव हो सकती है, इसीलिए हम आपको रिजर्वेशन नहीं देंगे या सोशल प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तो वो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? तो इट्स लाइक अ कैच 22 सिचुएशन कि जस्ट बिकॉज मेरी डिसेबिलिटी अगले 5 साल में इम्प्रूव हो सकती है, दैट डज नॉट मीन कि मुझे आज एक्सक्लूड किया जाए ऑन दैट बेसिस। इसको लेके मेरे 2 सवाल हैं एंड आई एग्री विद यू। जी। तो अब गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये है कि फिर हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि जो लोग कम डिसेबल्ड हैं या जो बाद में ठीक हो जाएंगे वो मिसयूज ना करें इस प्रोविजन को। एक दूसरा गवर्नमेंट कहती है कि क्या जब हम रीवेरिफिकेशन ड्राइव के लिए जाते हैं तो आप कहते हो कि ये एक्ट में मेंशन नहीं है, ये इलीगल है, आपने आरपीडी में कोई प्रोविजन ही नहीं दी रीवेरिफिकेशन करने की। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो फिर आप कहते हो कि भाई जैसे आपने कहा स्टिग्मा है, और जो आपने कहा वो सही भी है, लेकिन गवर्नमेंट इसको दूसरे तरीके से देखती है। वो कहती है कि फिर हमारे पास क्या बच जाता है डिटेक्ट करने का कि कौन फेक है या रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो सही लोगों को मिले या नहीं मिले। इस चीज पे मैं एक चीज ये जरूर कहूंगी कि जो करप्शन है उसको मिटिगेट करने का जो बर्डन है वो डिसेबल्ड लोगों पे नहीं है, वो सिस्टम पे होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड एंड आई एक्नॉलेज कि करप्शन है, मैंने खुद देखा है, अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है, अपने पेयर्स में देखा है, बट उसको रेक्टिफाई करने का बर्डन जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है उन पे नहीं होना चाहिए। बट वो एक आई नो कि वो एक यूटोपियन बात हो गई। इफेक्टिवली स्पीकिंग आई वुड से कि अगर किसी असेसर को या सीएमओ को ये लगता है कि कोई डिसेबिलिटी इम्प्रूव हो सकती है इन द नेक्स्ट एक्स नंबर ऑफ ईयर्स, तो उसको ये कहा जा सकता है कि आप इन 2 साल में हमारे पास वापस से असेस करने के लिए आ जाइए, हम वापस से आपका डिसेबिलिटी असेस करेंगे। इसमें पर्सनली मुझे कुछ गलत नहीं लगता है, क्योंकि आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस इशू फ्रॉम अ पॉलिसी मेकिंग एंड अ बजटरी लेंस, क्योंकि हम जितने यूडीआईडीज देते हैं उसका एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन होता है सरकार के बजट पे भी, दैट आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ। तो उसमें मुझे कोई गलत चीज नजर नहीं आती। हाउएवर प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब जैसे ही 2 साल होते हैं या 3 साल होते हैं, या जो डिसेबिलिटी टेम्परेरी यूडीआईडी का जो टाइमलाइन होता है, वहीं पे जाके सारे बेनिफिट्स खत्म हो जाना और फिर उस प्रोसेस को रिन्यू करना, एकदम शुरू से रिन्यू करना, शुरू से शुरू करना,
is the problem, not the reassessment, re-verification. पहली चीज तो ये हुई. दूसरी चीज ये है कि जब हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूडीआईडीज को री-वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं या रीअसेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हमने ओवरली कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीएमओज या सरकारी जो ऑफिशियल्स है वही इन्वॉल्व है, जिसके वजह से जनता को भी प्रॉब्लम हो रही है, एंड टू बी फ्रैंक जो गवर्नमेंट मशीनरीज है उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो लोग ओवरबर्डन है. तो हम लोग इस पॉइंट पे क्यों नहीं प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स की हेल्प लेते हैं, जो ऑलरेडी इस सेक्टर में काफी अच्छी तरीके से इनग्रेन्ड है. अगर मैं खुद के लिव्ड एक्सपीरियंस की बात करूं, तो मेरे जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर में रहे हैं, तो हम उनको क्यों नहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं? हम उनको क्यों नहीं एक इकोसिस्टम में ला सकते हैं जो इस प्रोसेस को स्लो करे? आई एम श्योर, और एटलीस्ट आई एम श्योर फॉर द पीपल आई हैव एनकाउंटर्ड, कि अगर इस प्रोसेस को आसान बनाया जाए, इस प्रोसेस को कम टाइम कंज्यूमिंग, कम स्ट्रेनुअस बनाया जाए, तो अगर आप वापस से वेरीफाई करना भी चाहते हो तो इसमें कोई इशू नहीं है. बिकॉज आई फ्रॉम अ रिसर्चर्स पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड कि जिसको जरूरत नहीं है या जिसको जो अपनी क्षमता पे बिना किसी भी सोशल प्रोटेक्शन के रह सकता है, अचीव चीजें कर सकता है, उसको करना चाहिए, और जिनको ज्यादा जरूरत है उनको ये प्रोविजंस मिलने चाहिए. बट उस प्रोसेस को करना आपको सही करना पड़ेगा, ना कि ये कि हमने ये डिसेबल्ड लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन बना दिया कि हम करप्शन खत्म करना चाहते हैं. करेक्ट. सो यू आर फॉर द रीअसेसमेंट, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम मस्ट बी सिंप्लीफाइड. एब्सोल्युटली. आई एम समबडी, मैं ये कहूंगी कि अगर मेरी डिसेबिलिटी वेरीफाई हुई होती या असेस हुई होती 2021 में, तो मेरा सो कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी आज के डेट से ज्यादा होता. I personally can very clearly and very honestly say that कि अगर मैं strictly percentage terms की बात करूँ, तो ये मेरा खुद का lived experience भी रहा है कि in the last 5 years कि हाँ मेरा condition improve हुआ है. But अगर उसको basis बनाया जाए to say कि नहीं हम आपको social protection नहीं देंगे या reservation नहीं देंगे या ये या वो नहीं देंगे, that is wrong. और re-verification को, re-assessment को मेरे लिए strenuous बनाना at the end of 2 years, 3 years, whatever the time period is, that is absolutely not acceptable. Okay. एक और आपने ही मुद्दा उठाया है, मैं उस पर भी आपका ध्यान लाना चाहता हूँ. और क्योंकि जो रिसर्चर होता है ना, वो उसका जो देखने का तरीका होता है वो अलग ही है. जैसे अभी आप साथ के साथ कुछ सुझाव भी दे रही हैं, और लास्ट में मैं आऊंगा अभी रिकमेंडेशंस पे. फेक डिसेबिलिटी को कर्टेल करने की आपने बात की यूडीआईडी को लेके. एक बड़ा, जब यूडीआईडी आया था तो एक बड़ा बेनिफिट बताया गया था कि इससे फेक डिसेबिलिटी हम पकड़ सकते हैं. अब हमने 5 सालों में देखा है, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर में भी हमने पूजा वाला केस हमारे सामने है जो लैंडमार्क केस माना गया. उसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, पंजाब में, बेंगलोर में, मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों फेक यूडीआईडी हमें मिले. अब जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो सिर्फ प्रोसेस में इतना सा हुआ है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, बाकी सारा काम ऑफलाइन करते हो. तो पहले भी ऑफलाइन करते थे, आज भी ऑफलाइन करते हो. तो हमारे लिसनर्स को ये समझाएं कि यूडीआईडी से हम फेक डिसेबिलिटीज कैसे पहले के कंपैरेटिवली पावरफुली पकड़ सकते हैं, और अगर पकड़ सकते हैं तो फिर उनका यूडीआईडी कैसे बन गया, जो हजारों की तादाद में, 100 की तादाद में नहीं, हजारों की तादाद में फेक यूडीआईडी बन गए और बाद में उनसे सरेंडर करवाया जा रहा है. ये कैसे हुआ? फ्लैटली बोलो तो ज्यादा कुछ नहीं बदला है. मैं अपने एक फ्रेंड का एग्जांपल लूंगी. उनको एक ब्लड डिसऑर्डर है और उनको कैटेगोरिकली पूछा गया था सीएमओ द्वारा कि आपको मैं कितना परसेंटेज दूं, 40 दूं या 75 दूं. और उन्होंने फिर खुद ही कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं 75 दे देता हूँ, 40 होगा तो बार बार आना पड़ेगा, आप ब्रिंक पे होंगे. तो वो साइंटिफिक नेचर तो वहीं पे खत्म हो गया ना असेस करने का चीजों को. बट एनीवे, टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन, ये इशू एक जो चीज मैंने अपने करियर में आइडेंटिफाई करा है कि कई जगहों में क्या होता है कि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं वो लोग गड़बड़ करते हैं, वो लोग चीजों को गलत कर देते हैं. मान लीजिए एक आप एज अ सीएमओ आपके पास एक लॉगिन आईडी पासवर्ड है. मुझे ये चीज एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि सीएमओ ने कभी भी मुझे बैठाकर ये नहीं दिखाया है कि हमारा प्रोसेस एग्जैक्टली होता गया है. बट व्हाट आई हैव कम टू अंडरस्टैंड थ्रू माय फील्ड वर्क, इसकी जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं उनको लॉगिन क्रेडेंशियल दे दिए जाते हैं
और कई बार वो लोग पैसे खाकर या घपलेबाजी करके गलत यूडीआईडी इशू कर देते हैं। पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज मैंने ये नोटिस किया है कि जो फेक है नहीं है, ये वाला प्रॉब्लम अराइज होता है हमारे डिसेबिलिटी असेसमेंट के गाइडलाइन से। कई डिसेबिलिटीज ऐसी हैं जिनको स्ट्रिक्टली स्पीकिंग परसेंटेज टर्म्स में हम असेस नहीं कर सकते हैं। दिस गोज अगेंस्ट द यूएनसीआरपीडी ऑल्सो। और बहुत सारे कंट्रीज में, इनफैक्ट हमारे इवन यूएनसीआरपीडी के जो रिव्यूज होते हैं उसमें भी इस प्रोसेस का क्रिटिसिज्म किया गया है कि कई डिसेबिलिटीज को परसेंटेज तौर पे रैंक या रेट नहीं कर सकते हो। तो जैसे ही हम हर डिसेबिलिटी को एक क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं या परसेंटेज देने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस चीज की वैलिडिटी कम हो जाती है। कि कोई एक पर्सन असेस कर रहा है तो 75% आ रहा है, किसी दूसरे हॉस्पिटल में किसी दूसरे डॉक्टर ने किया तो वहां पे 50% आ रहा है। और ये बहुत सारी डिसेबिलिटीज के साथ ये इशू है जहाँ पे ये चीज बहुत सब्जेक्टिव हो जाती है। उस वजह से भी हम जब परसेंटेज कम आ जाता है या बेंचमार्क नहीं आता है तो हम उस चीज को फेक बोल देते हैं कि अरे इसने बेंचमार्क कराने के लिए 50% का ले लिया, बट अब असेस हुआ तो ये तो 35% ही है। कई बार इसमें जो इंडिविजुअल है, जो डिसेबल्ड है, उसकी कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि दो डॉक्टर्स का जो दो अलग शहर में बैठे हैं, डिसेबिलिटी को असेस करने का तरीका अलग हो सकता है, उसको सर्टिफाई करने का परसेंटेज भी अलग हो सकता है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि अगर हम ये चाहे कि जो असेसमेंट हो रहा है वो बिल्कुल गाइडलाइंस के अनुसार हो, तो जो गाइडलाइंस है ये भी तो पता होना चाहिए ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में लोगों को। आई कैन अश्योर यू कि अगर आप 100 मेडिकल ऑफिसर्स को ले ले रैंडमली, उनमें से 50% को उन गाइडलाइंस के एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं होगा। आई थिंक इट्स एन 800 पेज डॉक्यूमेंट, 400 पेज इंग्लिश में है, 400 पेज हिंदी में है। किसी डॉक्टर के पास डिस्ट्रिक्ट लेवल में उस गाइडलाइन को स्टडी करने का समय भी नहीं है, और उनमें से कईयों को पता भी नहीं है कि वो है। जिस वजह से अगर कोई डिसेबल्ड इंसान उन तक आता है तो वो अपने मेडिकल नॉलेज के हिसाब से, जो कि अपने जगह पे वो सही है, असेस करके भेज देते हैं। और अगर ये 50% हो गया और किसी दूसरे डॉक्टर ने गाइडलाइंस को फॉलो करके 30% दे दिया, तो इसका फिर ब्लेम किस पे आता है? उस इंसान पे, डिसेबल्ड इंसान पे। कह रहे तुमने फेक बनाया, तुमने बेंचमार्क ले लिया, जबकि गाइडलाइंस एक्सिस्ट करते हैं, यही कई जगह में लोगों को नहीं पता होता है। कई बार मैंने खुद बोला है कि अगर आप चाहते हो कि आपका डिसेबिलिटी बिल्कुल हमारे लॉज गाइडलाइंस के हिसाब से असेस हो, आप उस गाइडलाइंस का प्रिंट आउट लेके खुद जाओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और उसको दिखाओ कि इसके अनुसार कीजिए मेरा असेसमेंट, खुद से मत कीजिए, ताकि जो परसेंट आए वो कंसिस्टेंट आए, चाहे आप देश भर में कहीं पे भी चले जाइए। तो ये 2-3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है जो कि सो कॉल्ड फेक यूडीआईडीज को राइज करता है। ऑल्दो आई विल से कि ये इशू अगेन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मल्टी लेयर्ड है। तो आई डोंट थिंक कोई भी रिसर्चर होगा जो कह सकता है कि हाँ ये 10 रीजंस है और इन्हीं 10 रीजंस की वजह से फेक यूडीआईडीज बन रहे हैं। हम हर कोई 2 या 3 रीजंस ही एट द मोस्ट आइडेंटिफाई कर सकता है, श्योरली स्पीकिंग। आपने एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट कही है, 2-3 बार आपने दोहराई है कि ओवरबर्डन है। मुझे याद है कि पंजाब में भी ये चली थी ड्राइव री असेसमेंट या री वेरिफिकेशन की, और डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया, भाई हम पेशेंट देखें या मेडिकल सर्टिफिकेट देखें, एक तो डॉक्टर कम है और हम ओवरबर्डन हैं, हम नहीं कर सकते, सीधा मना कर दिया। तो वो रुक गया काम वहां पे। अब दूसरे सर्कुलर की बात करते हैं, इस पे भी हम थोड़ा टाइम लगाएंगे, ऑफलाइन भी हमने बात की इस पे काफी। एक और सर्कुलर आया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप अपने मेडिकल सर्टिफिकेट से खुश नहीं हैं तो आप ऑनलाइन जाके एपीआई के माध्यम से यूडीआईडी पोर्टल पे जाके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं कि मेरा जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो ये इशू है, इसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, और वो एपलेंट अथॉरिटी के द्वारा होगा। एक तो हमारे लिसनर्स को बताएं कि एपलेंट अथॉरिटी होती क्या है, और यूडीआईडी कहने में तो बहुत आसान है कि बहुत सिंप्लीफाई प्रोसेस हो गया है, लेकिन हम बार बार देख रहे हैं एक छोटे से छोटे इशू के लिए भी कार्ड सरेंडर करके दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो इसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए, एपलेट अथॉरिटी है क्या? बेसिकली हमारे गाइडलाइंस के तहत ये कहा गया है कि अगर आपको अपने आप यूडीआईडी के आउटकम से खुश नहीं हो या सेटिस्फाइड नहीं हो, या आपको लगता है वो गलत है, खुश होना तो खैर अलग बात है, अगर आपको लगता है कि वो गलत है, आपको लगता है कि आपकी डिसेबिलिटी 75%
है लेकिन यूडीआईडी में सिर्फ 40% ही बन के आई है, तो आप उस फाइंडिंग को रिव्यू बोर्ड में डाल सकते हो, आप एपेलेट अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हो। आई थिंक जहां तक मुझे याद है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है ये 90 दिन भी हो, बट मुझे जितना याद है 30 days के विद इन आप अप्रोच कर सकते हो। इशू ये नहीं है कि गाइडलाइंस क्या है, इशू ये नहीं है कि कितने दिन में करना है, इशू ये है कि मोस्ट स्टेट्स में एपेलेट अथॉरिटी है ही नहीं। एपेलेट अथॉरिटी का मतलब ये है कि ये सीएमओ से या जो असेस करते हैं डिसेबिलिटीज को, उनसे ये लोग अलग होते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि वेरीफाई करेगा कि हाँ ठीक तरीके से असेसमेंट हुआ या नहीं और क्या गलती है। बट ये बोर्ड एटलीस्ट 1 साल पहले जब मैं खुद फील्ड पे थी, मुझे एक भी स्टेट ऐसा नहीं मिला जिन्होंने कहा कि हमारे पास एपेलेट अथॉरिटी है। आई विल बी हैप्पी टू बी करेक्टेड। आई थिंक एट द यूनियन लेवल, एट द सेंट्रल लेवल, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि एपेलेट अथॉरिटी क्यों नहीं है, और हर स्टेट के लिए ये मैंडेटरी होना चाहिए कि आप एपेलेट अथॉरिटी पहले बनाओ, उसके बाद इस तरीके का कोई गाइडलाइन लाया जाए जो कि फील्ड रियलिटीज से काफी अलग हो। इनफैक्ट मैं ऐसे बहुत सारे डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेट्स, एक्टिविस्ट को जानती हूँ जो मेरे से कई साल पहले से इस इशू पे काम कर रहे हैं। अगर मैं उनसे भी पूछूं कि एपेलेट अथॉरिटी है आपके स्टेट में, तो या तो वो कहेंगे नहीं, या तो वो कहेंगे उनको पता नहीं। अगर है तो बड़ा ये इशू ये है कि लोगों को पता नहीं कि उनको अप्रोच करना है या वो कहाँ है, क्योंकि अगेन ये प्रोसेस ऑनलाइन नाम भर के लिए है। इन मोस्ट केसेस इसको अभी भी ऑफलाइन तरीकों से ही एक्सेस करना पड़ता है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि जो अभी आपने कहा दानिश जी कि छोटे से छोटे इशू के लिए भी लोगों को अपना यूडीआईडी सरेंडर करके फिर से इशू करवाना पड़ रहा है, पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ रहा है। जिस वजह से क्या होता है कि अगर एक सिंपल सा स्पेलिंग एरर भी है, जैसे मेरा नाम है आयुष्मिता, SH आता है, अगर यूडीआईडी में S आ गया तो मुझे रेलवे कंसेशन कार्ड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा आधार कार्ड के साथ मेरा नाम मैच नहीं करता, और मुझे क्या करना पड़ेगा, यूडीआईडी को सरेंडर। इस चीज को लेके करीबन 6-7 महीने पहले मैंने बहुत बवाल मचाया था कि देखिए ये गलत है, इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स भी परेशान है, इतनी छोटी सी चीज के लिए आप वापस से करवा रहे हो। बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी अगर कोई मिस्टेक है तो उसका प्रोसेस यही है कि आप सरेंडर करो और वो प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा। तो ये तो बनाया गया था चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, ये तो और पेचीदा हो गई। और इसको तो अगर अथॉरिटीज चाहें तो एडिट का ऑप्शन वहां पे दे सकते हैं। ये तो आधार कार्ड में इससे ज्यादा ऑप्शन है एडिट करवाने के, आप घर बैठे एड्रेस चेंज करवा सकते हो। तो जब आधार कार्ड में जो 150 करोड़ लोगों के पास है उसको ये फैसिलिटी दी जा सकती है, तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए फैसिलिटीज क्यों नहीं दे रही अथॉरिटीज? हमें इसके लिए क्यों लड़ना पड़ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एग्री, आई पर्सनली ऑल्सो थिंक कि आधार कार्ड को एडिट करना ज्यादा आसान है। इनफैक्ट मेरे पास अभी रिसेंटली एक केस आया था जिसमें वो पर्सन कह रहे थे कि उनका यूडीआईडी उनके 10th के सर्टिफिकेट से मैच कर रहा है लेकिन आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है, जिस वजह से उनको रेलवे कंसेशन कार्ड नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने कहा था कि देखिए अगर आपका 10th का सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप आधार चेंज करवा लो, यूडीआईडी में मत पड़ो। एक बार मेरे पास एक पर्सन आए थे जो कह रहे थे कि मेरे को मल्टीपल डिसेबिलिटीज है लेकिन मेरा सिर्फ विजुअल इम्पेयरमेंट लिख कर आया है, मैं उसको कैसे ऐड कराऊं। मैंने पूछा था कि आपको परसेंटेज कितना है यूडीआईडी पे, उन्होंने कहा था 100%। मैंने कहा मत करवाइए चेंज, क्योंकि चेंज करवा के आपको ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग मिल जाएगा, आपको रिजर्वेशन अभी चाहिए नहीं अलग से मल्टीपल डिसेबिलिटीज कोटा में, आप बुजुर्ग आदमी हो, आप जो है आपके पास उसी के साथ खुश रहो, वरना यूडीआईडी ही चला गया मान लीजिए ऐसा हो जाएगा। तो यस, छोटी छोटी इश्यूज के लिए भी आधार कार्ड को चेंज करना इन माई एक्सपीरियंस इज इजियर देन यूडीआईडी। मेरा पोस्टुलेट ये है, मेरा हाइपोथेसिस ये है कि हम इस एक आइडिया में इतना ज्यादा सक इन हो गए हैं कि फेक यूडीआईडीज बन रहे हैं कि हमने हर एक छोटे छोटे प्रोसेस को बहुत ज्यादा पेचीदा कर दिया है। मेरा खुद का हाइपोथेसिस यही कहता है कि जस्ट बिकॉज हम एक इनहेरेंट डिसबिलीफ के साथ ऑपरेट करते हैं कि नहीं इसको तो डिसेबिलिटी नहीं है, ये फेक ले रहा है, रिजर्वेशन के लिए ले रहा है या पैसे के लिए, पेंशन के लिए ले रहा है, इसलिए हमने प्रोसेस को इतना ज्यादा पेचीदा कर दिया है कि एक सिंपल सा स्पेलिंग मिस्टेक को भी रेक्टिफाई करने के लिए एक बहुत ही लंबे प्रोसेस से एक इंसान को गुजरना पड़ता है। आई अग्री कंप्लीटली कि जहां हम ऐसे मिनिस्क्यूल चीजों की बात करते हैं जैसे एड्रेस या नाम, स्पेलिंग, एक छोटा हाइफन, उसको एडिट करने का तरीका 100% पोर्टल पे होना चाहिए और उसके लिए यूडीआईडी को फिर से सरेंडर करने का कोई मैटर होना ही नहीं चाहिए। बट ये इशू क्यों है? मेरा दिमाग यही कहता है, मेरा मानना यही है कि दिस इज बिकॉज ऑफ इनहेरेंट डिसबिलीफ
लैक ऑफ ट्रस्ट, जिस वजह से हमने प्रोसेस को इतना ज्यादा मुश्किल बनाया हुआ है। तो अब सवाल ये है कि रिसर्चर के तो बहुत सारी रिकमेंडेशंस भी होती हैं, तो सारे ओवरऑल सिनेरियो को जब आप देखती हैं, और कई लोग तो सिंपैथी बेस पे भी दे देते हैं कि यार 30% है, जैसे आपने पहले भी एग्जांपल दी, कोई बात नहीं यार, आप बार बार आओगे तो आप ले लो, तो एक Correct. बंदे का भला ही हो जाएगा। हमारी सोसाइटी ऐसे भी रन करती है, और कई जगह खुद लोग बताते हैं कि हमने इतने पैसे दे के बनवा लिया, हमारा 30 आ रहा था। तो है इश्यूज, ये काफी इश्यूज है। तो रिकमेंडेशंस क्या हैं आपकी काफी मुद्दों को लेके? क्या आप इसको टाइम टू टाइम सबमिट भी करती हैं, जहाँ सिर्फ आप स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखती हैं? और एक मैं आपका टेक चाहूंगा, मुंबई में जब रीवेरिफिकेशन ड्राइव हो रही थी तो काफी बवाल मचा था, कई लोगों ने एनएचआरसी को लिखा, कई लोगों ने गवर्नमेंट को लिखा। तो जब आप कहती हैं कि रीवेरिफिकेशन के पक्ष में है आप, तो मुंबई वाली रीवेरिफिकेशन ड्राइव को आप कैसे देखती हैं, अगर आपको कुछ नॉलेज हो उसके बारे में? राइट, सी 2-3 तरीके का मैं रिकमेंडेशन दूंगी। एक हो गया जो हमारे ग्रास रूट्स लेवल पे हम थोड़ा इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और दूसरा हो गया जो हम फंडामेंटल लेवल में चेंजेस आने की जरूरत है। पहले अगर हम ग्रास रूट लेवल पे या फंक्शनल लेवल पे देखें, तो सबसे पहले तो ये चीज है कि 2024 के गाइडलाइंस के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स का इन्वॉल्व किया जा सकता है इन दी असेसमेंट गाइडलाइंस। लेकिन टू माय नॉलेज अभी तक इसके लिए कोई बजटरी प्रोविजंस नहीं निकाले गए हैं एट द स्टेट लेवल। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को एक छोटा सा स्टाइपेंड देकर नहीं लाओगे तो वो अपना टाइम क्यों देंगे, राइट? दूसरा, अगर किसी प्राइवेट प्रैक्टिशनर को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करना है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल होना चाहिए, किस तरीके से करना है ये पता होनी चाहिए। अभी हाल ही में हम एक स्टेट के SCPD से मिले, मैं उस स्टेट का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट वो हमें ये बता रहे थे कि उनके स्टेट में 30,000 UDID एप्लीकेशन पेंडिंग है, इस वजह से क्योंकि उनके पास स्पेशलिस्ट नहीं है। और स्पेशलिस्ट के गैप को फिल करने का एक सिंपल तरीका, जो आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन टू पॉइंट दिस आउट, कि आप प्राइवेट पार्टीज को इन्वॉल्व करो, लेकिन उसके लिए आपको बजटरी प्रोविजंस देना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स बनाने पड़ेंगे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज जो आपने और मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि एडिट करने का एक ऑप्शन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे डिसेबिलिटी को एडिट कर सको या पूरे परसेंटेज को एडिट कर सको, बट जो छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे कि नाम हो गया या कोई स्पेलिंग एरर हो गया, और अगर किसी पर्सन के पास ऑलरेडी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो उस प्रोसेस के लिए फिर से CMO को इन्वॉल्व करने का या UDID को सरेंडर करवाने की कोई जरूरत नहीं है। उसको वो उसी लेवल पे एडिट हो सकता है, और इससे ना ही सिर्फ जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको फायदा होगा, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स है, CMOs है, उनको भी फायदा होगा, क्योंकि वो एक ही पर्सन का असेसमेंट दोबारा नहीं कर रहे होंगे, उनका भी बर्डन कम होगा। दूसरी चीज ये हुई। तीसरी चीज ये, अगर हम UDID पोर्टल पे जाएं, मैं भी कुछ दिन पहले ही देख रही थी, इट्स अ गुड पोर्टल। हमें हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में कौन से डिसेबिलिटीज में कितने सर्टिफिकेट, कितने UDIDs दिए गए हैं, इसकी जानकारी बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हर किसी को मिल जाती। एक और चीज मैं ये रेकमेंड करूंगी कि कितना परसेंटेज डिसेबिलिटी कहाँ दिया जा रहा है बाय नंबर, वो चीज पता होनी चाहिए। इन द सेंस कि अगर डिस्ट्रिक्ट X है और उन्होंने 10 UDID दिए हैं विजुअल इम्पेयरमेंट को, तो उनमें से कितने 10% है, कितने 40% है, कितने 70% है, ये चीज भी ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ये देखेंगे कि किसी डिस्ट्रिक्ट में डिसप्रोपोर्शनेटली 41 है या 42 है या 45 है, तो शायद उसको एक बार वेरीफाई करने की जरूरत हो, क्योंकि जस्ट अबव बेंचमार्क क्यों है, क्या किसी स्पेसिफिक वजह से है। दूसरी चीज इसमें फायदा ये हो सकती है, जैसा मैं पहले कह रही थी, शायद मैं आपको ऑफलाइन बता रही थी, कि कई जगहों में अभी भी अगर 40% डिसेबिलिटी नहीं निकलती है तो उनको UDID देने से ही मना करते हैं। ये हमारा 1995 एक्ट का जो अंडरस्टैंडिंग है वो अभी तक चलता आ रहा है, जिसमें अगर 40% से कम हो तो UDID देने से ही मना करते हैं। उसमें भी एक बदलाव आएगा अगर ये ट्रांसपेरेंसी होगी कि हाँ, किसी डिस्ट्रिक्ट में 40% से कम कोई है ही नहीं, 0, तो ऐसा क्यों है? हर कोई तो बेंचमार्क नहीं हो सकता, 10% भी तो होंगे, 25% भी तो होंगे, वो कहाँ गए? तो ये ट्रांसपेरेंसी की हमें जरूरत है। ये हो गई
छोटी मोटी चीजें ग्रास रूट लेवल पे। फंडामेंटल लेवल पे मैं कहूंगी कि हमारा जो डिसेबिलिटी असेसमेंट गाइडलाइन है उसको एक बार दोबारा देखने की जरूरत है। स्पेसिफिकली जैसे मैं पहले कह रही थी, हर डिसेबिलिटी को परसेंटेज के तौर पे मेजर करना पॉसिबल नहीं होता, रियलिस्टिकली वो नहीं किया जा सकता और उसको वापस से देखने की जरूरत है। कुछ डिसेबिलिटीज ऐसी हैं जिनको एक काफी स्टिग्मेटाइज्ड लेंस से हमारे गाइडलाइंस में भी देखा गया है। उदाहरण के तौर पे अगर हम ASD को देखें, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को देखें, अगर हम गाइडलाइन उठा के उसको गौर से पढ़े तो वो अडल्ट्स को असेस करने का तरीका देता ही नहीं है। उन्होंने हमारे गाइडलाइंस में अज्यूम किया हुआ है कि ऑटिज्म बच्चों को ही होता है, वो 18 से कम की उम्र में ही होता है, जबकि अगर हम ग्लोबली देखें तो रिसर्च ये दिखा रहा है कि कई लोग होते हैं जिनको लेट डायग्नोस्ड ऑटिज्म होता है, जिनका ऑटिज्म 30s में, 20s में, इवन 40s में भी डायग्नोस होता है, असेस होता है, उसके लिए हमारे पास कोई प्रावधान है ही नहीं। तो हमारे गाइडलाइंस को रीलुक करने की जरूरत है। अब हुई दूसरी बात कि मुंबई में जो हुआ, देखिए वो रीअसेसमेंट रेट्रोएक्टिव था, उसको पीछे की तरफ देखा जा रहा था कि हमने पास्ट टेंस में क्या गलती की उसको अब फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने गाइडलाइंस को ऐसा बनाइए, आप अपने प्रोटोकॉल्स को ऐसा बनाइए कि लोगों को पता हो कि रीअसेसमेंट होना है तो क्यों होना है, कब होना है और कैसे होना है, और जो ये कैसे है उसको अच्छे से तोड़ा जाए कि उसको हम किस तरीके से आसान बनाएं, किस तरीके से स्पेसिफिक बनाएं। अगर आपको सच में लगता है कि हाँ कोई डिसेबिलिटी इम्प्रूव हो सकती है, कोई इम्पेयरमेंट इम्प्रूव हो सकती है, तो सिर्फ ये लिख देना UDID में कि ये इम्पेयरमेंट इम्प्रूव हो सकती है काफी नहीं है। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं उस चीज को भी डिटेल कीजिए, ताकि अगला कभी दूसरा डॉक्टर, कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर या कोई दूसरा CMO भी अगर उसको पढ़े तो उसको समझ में आए कि हाँ पिछले असेसर ने ये क्यों लिखा था कि ये कंडीशन इम्प्रूव हो सकती है। ब्लेटेंटली अगर आप हर किसी को बोलेंगे कि हाँ रीअसेसमेंट करवा दो, उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। वो एक रेट्रोएक्टिव एक्शन है, वो गलत है, वो इट इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स एंड आई विल नेवर स्टैंड फॉर इट। व्हाट आई डू स्टैंड फॉर कि अगर आप ये कह रहे हो कि कुछ डिसेबिलिटीज को फिर से असेस करना है तो क्यों करना है, किस बेसिस पे करना है, कौन सी चीज इंप्रूव हो सकती है वो, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप ये प्रोविजंस भी निकालिए कि हाँ अगर आप कह रहे हो कि इस पर्सन की डिसेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है तो आप उस इंप्रूवमेंट का तरीका भी दो, जरिया भी दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2021 में एम्स गई होती या किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गई होती और मुझे ये कहा जाता कि ठीक है आपकी 45% है डिसेबिलिटी, लेकिन हमें लगता है आप इम्प्रूव होंगे, तो सिर्फ ये कहना मेरे लिए काफी नहीं है। मुझे मेडिसिन की जरूरत थी, मुझे थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत थी, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत थी, साइकाइट्रिस्ट की जरूरत थी। आप वो प्रोविजंस भी मेरे को अवेलेबल कीजिए, उसके बाद कहिए कि मेरी डिसेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है, उसके बाद कहिए कि आप रीअसेसमेंट चाहते हैं करना, और उस रीअसेसमेंट के तरीके को भी आसान कीजिए। अगेन ये चीज मैंने आज कई बार बोली है कि बर्डन डिसेबल्ड इंसान पे नहीं होना चाहिए, सिस्टम को कुछ करना चाहिए। और इवन दो मैं रीअसेसमेंट के सपोर्ट में हूँ, बट इन वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस, in a very controlled and sanitized manner, not blatantly like it was being done in Bombay. बिल्कुल महाराष्ट्र। एक चीज आपने बहुत इम्पोर्टेंट बोली, और मैं सच में बताऊं, मैं कई जब कोई खास तौर पे जो A रैंक की जॉब्स होती हैं, जो बड़े जॉब्स होती हैं, सो कॉल्ड जो बड़े हम बोलते हैं UPSC PCSC अलग अलग स्टेट्स की, भगवान जाने क्या है, मेरे पास कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, मैं डिस्क्लेमर दे दूं लिसनर्स को, लेकिन आप उसमें देखिए, रिजल्ट में देखिए, आपको लाइन से लोग दिखेंगे जिनकी डिसेबिलिटी सिर्फ 40% है। मैं कई बार लोगों से बात करता हूं कि क्या ये मियरली कोइंसिडेंट है कि इस पोस्ट में 100-150 लोगों की पूरी 40 है, ना किसी की 41 है, ना 42 है, ना 43 है, ना 44 है, ऐसा क्या है? तो फिर आपका डाउट जाता है वेदर यू एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट। लेकिन ऐसा क्यों कि इनकी जॉब्स में जिन लोगों का जिंदगी में कभी किसी प्रोग्राम में नहीं देखा, कभी नाम नहीं सुना कहीं भी, हो सकता है कि अब सबको तो हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा क्या है कि
ट्रेंड से वो एक फॉलो होता है उन जॉब में 40-40। और एक बात और बता दूं, कई बार यूपीएससी के शो जब मैं करता हूं आईएएस के बाद, 2 महीने बाद मुझे फोन आ जाता है कि आप यूट्यूब से हमारा शो हटा दो। राइट। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, इसके ऊपर भी अथॉरिटीज को ध्यान देने की जरूरत है। लास्ट के 2 सवाल लूंगा मैं आयुष्मिता जी आपसे, काफी टाइम मैंने आपका ले लिया है। एक तो जो ई केवाईसी अब शुरू हुई है यूडीआईडी को लेके, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस आप देखती हैं? राइट। आपने जो पहले कहा, मैं उस पे एक छोटी सी टिप्पणी देना चाहूंगी एज अ रिसर्चर। आपने कहा कि लगातार हम 40% देखते हैं। मैं एक सजेशन दूंगी लिसनर्स को, अगर कोई गवर्नमेंट मशीनरी इसको सुन रही होंगी उनको, कि जो लोग क्वांटिटेटिव डेटा के साथ डील करते हैं, नॉट मी नेसेसरीली, मैं क्वालिटेटिव में ज्यादा काम करती हूँ, पर जो क्वांटिटेटिव डेटा में काम करते हैं, आप उन लोगों को बिठाइए और आप उन लोगों को पूरा डेटा दीजिए यूडीआईडी का, सभी राज्यों का, सभी डिस्ट्रिक्ट्स का, और वो बता देंगे कि कौन से प्रॉब्लम डिस्ट्रिक्ट्स है। जैसा आपने बोला कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऐसे जो सिर्फ 40% ही दे रहे हैं, सिर्फ 41% ही दे रहे हैं, 42% ही दे रहे हैं, तो वो बता सकते हैं प्रोजेक्शंस करके, एनालिसिस करके कि हाँ इन डिस्ट्रिक्ट्स को देखा जाना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप फिर उन लोगों की गर्दन पकड़े और उनको पीनलाइज करें, बट एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की इसमें बहुत जरूरत है, जहां आप उन स्पेशलिस्ट को बुलाएं और उनको डेटा दे, क्योंकि ये यूडीआईडी का डेटा है हमारे पास, जिससे इस तरीके की बहुत सारी चीजें अनर्थ हो निकाली जा सकती है फ्रॉम अ स्ट्रिक्टली रिसर्चर्स पर्सपेक्टिव। अब दूसरी चीज ये हुई जो आपने यूडीआईडी के ई केवाईसी की बात कही, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इसके बारे में अभी इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, और जब होगी तो आई विल बी हैप्पी टू शेयर मोर इन्फॉर्मेशन, बट राइट नाउ ई केवाईसी के बारे में मुझे जानकारी फ्रॉम अ वेरी सरफेस लेवल है। ऑन ग्राउंड इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है, ये अभी तक मेरे पास मुझे सुनने को नहीं आया है और मेरी फाइंडिंग्स में भी नहीं आया है, तो इस पे मैं कोई टिप्पणी अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं दे पाऊंगी। लास्ट सवाल लेते हैं फिर आज का, और इस प्रॉमिस के साथ कि आगे भी हम इसको करते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा और बहुत संजीदा टॉपिक है सेक्टर के लिए। उसी से निकल के आता है मेरा अगला सवाल। जितने चैलेंजेस की आज हमने बात की है, काफी हमने डील किया है काफी इश्यूज को, क्या आपको लगता है कि ये क्या होता है कि प्राइमरली इशू है बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट? आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते अगर आप डिसेबल्ड हो तो आप सेक्टर का रुझान क्या देखती हैं? क्या आप देखती हैं कि जो बड़ी बड़ी एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ क्या आपने कभी सुना है कि ये रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं या ये मुद्दे उठा रहे हैं अथॉरिटीज के सामने कि ये बार बार कार्ड क्यों सरेंडर करना पड़ रहा है, आप पब्लिक पार्टनरशिप लाएं, आप ये रिकमेंडेशन उनको? तो पूरे ओवरऑल हमारे सेक्टर का, एनजीओ सेक्टर का, डिसेबिलिटी सेक्टर का, आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन के इशू पे क्या देखती हैं? हाउ डू यू एनालिसिस दैट? Honestly, if I am being very blunt, I think the situation is very bleak even amongst persons with disabilities and the community. क्योंकि मुझे कुछ अपने एक्सपीरियंस में, अपने करियर में ऐसी चीजें सुनने को आई हैं जो मुझे बहुत दुखी करती हैं। उदाहरण के तौर पे मुझे याद है कुछ साल पहले जब यूडीआईडी कार्ड्स को कलर्स दिए जाने की बात हो रही थी, आई थिंक येलो, व्हाइट और ब्लू है, तब एक लाइन ऑफ थॉट था इन द डिसेबल्ड कम्युनिटी इटसेल्फ कि जिनको 40% से कम है डिसेबिलिटी, उनको यूडीआईडी देना ही नहीं चाहिए, और ये बहुत ही प्रोमिनेंट थॉट था। आई एम थैंकफुल कि नथिंग चेंज्ड, और अभी भी हम एटलीस्ट मानते हैं कि नहीं, 40% से कम लोगों के, डिसेबल्ड लोगों को भी मिलना चाहिए। सोशल प्रोटेक्शन की बात मैं अभी नहीं निकालूंगी, बट आई विल से यूजिंग दिस एग्जाम्पल कि कन्वर्जेंस बहुत कम है, हम अग्रीमेंट पे नहीं आ पा रहे हैं। दूसरी चीज ये हुई एडवोकेसी की। अनफॉर्चुनेटली मेरे नॉलेज में, एटलीस्ट जहां तक मैं बता सकती हूँ, बहुत ही गिने चुने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूडीआईडी के इशू को उठा भी रहे हैं। आस्था है जो काम करता है इस चीज पे, आई नो प्रतीक अग्रवाल इज क्वाइट एक्टिव इन ऑल ऑफ दिस। आई नो क्रॉनिक पेन इंडिया ने कुछ साल पहले काफी एडवोकेसी की थी असेसमेंट गाइडलाइंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की, और आई थिंक वो लोग सफल भी हुए थे। आई नो कि जब ये कलर कोडिंग की बात हो रही थी तब आई थिंक एनपीआरडी ने भी रिकमेंडेशंस इशू किए थे, बट जैसा कि आपने एक बहुत ही सही चीज बोली दानिश जी कि ये बहुत ही फंडामेंटल इशू है। अगर हम डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, यूडीआईडी के बिना कुछ नहीं हो सकता है, जीरो। लेकिन इस फंडामेंटल चीज को इंडिया में, हमारे सेक्टर में, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है
जितना कि दी जानी चाहिए। आप अगर एक सिंपली UNCRPD को उठा लें और हमारी डिसेबिलिटी असेसमेंट गाइडलाइंस को देखें, आपको वही नजर आ जाएगा कि हम आर्टिकल्स को फुल्ली इग्नोर कर रहे हैं। हम रिलायबल नहीं है, हम वैलिड नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत ज्यादा रिपीटेड है। लेकिन ये सारी चीजें एक सस्टेन तरीके से, कंबाइंड तरीके से जो DPO सेक्टर है वो भी नहीं उठा रहा है। इसका एक रीजन जो मैं मानती हूँ कि हमारी DPOs भी थोड़े से साइलोड नेचर में काम करते हैं, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो विजुअल इम्पेयरमेंट पे काम करता है तो वो सिर्फ उसी पे काम कर रहा है। इनफैक्ट आई विल से अबाउट सर्टेन क्लोज ऑर्गेनाइजेशंस टू मी आल्सो, कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर एक्सेस टू जस्टिस पे काम कर रहा है या जो डिजिटल एक्सेस पे काम कर रहा है तो वो उसी पे कर रहा है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज रॉन्ग। आई डू बिलीव कि एक ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ नहीं कर सकता, बट UDID का इशू हमारे कंट्री में बहुत फंडामेंटल है। UDID नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस पे काम करते हुए मैंने बहुत ही कम DPOs को देखा है। इनफैक्ट without naming names, I will say there are DPOs which work with certain specific impairments without telling people कि हाँ आप जाइए, आप UDID लीजिए, आपका जो impairment है वो disability है। ये भी चीज कुछ कुछ DPOs में मिसिंग है। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी। आई नो कि हर कोई रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स के साथ काम कर रहा है, सेक्टर में पैसे की कमी है, एक पिटी दृष्टि से देखा जाता है, दया की दृष्टि से देखा जाता है, ना कि एक ह्यूमन राइट्स लेंस से, वो भी एक इशू है। बट यस, आई विल से कि सेक्टर में कन्वर्जेंस की बहुत जरूरत है, एटलीस्ट इन दिस वन स्पेसिफिक इशू। और ये जो लाइन ऑफ थॉट है कि नहीं 40% से कम है डिसेबल्ड तो हम उनको UDID नहीं देंगे, उनको नहीं मिलना चाहिए, जस्ट बिकॉज वो आपको इफेक्ट नहीं करता है डजंट मीन कि देयर आरंट पीपल जिनको ये चीज इफेक्ट करेगा। ये तो तो वी वेरी सुप्रीम कोर्ट अर्जेंटली ने नीड भी कन्वर्जेंस। बिल्कुल, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया विकास कुमार के जजमेंट में कि UDID मिलेगा उनको स्क्राइब की। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो वहां पे तो आपका खत्म ही हो जाता है कि आप ये कहें कि उनको नहीं मिलना चाहिए। लास्ट में मैं यही कहूंगा, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा रहा। मैं आपको कल एक मीटिंग में था, आई डोंट वांट टू नेम दैट मीटिंग, वहाँ 40-50 स्टार्टअप के लोग थे, असिस्टिव टेक पे बहुत बात हो रही थी। सब जिन्होंने जो बनाया है वही बात कर रहे थे उसकी बेनिफिट की, एंड वो होना चाहिए, एवरीबडी इन फेवर दैट, मतलब टेक्नोलॉजी तो ब्रिज द गैप। पर मैंने सिर्फ उनसे एक सवाल पूछा कि आप सब अपना अपना बोल रहे हो और मुझे इसलिए बायकॉट भी कर दिया जाता है, लेकिन मैंने ये पूछा जितनी भी आपकी इन्वेंशंस हैं, जो भी आप यहाँ पे बोल रहे हैं, आई वॉन्ट टू हेयर फ्रॉम द बेनिफिशियरीज माउथ। मैंने पिछले साल 20 कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हैं जिसमें लगभग 5000 लोगों से तो मिले होंगे अलग अलग तरह के। ऐसा क्यों है कि किसी भी एक शख्स ने किसी भी तरह के असिस्टिव टेक वो नहीं यूज कर रहा वहां पे? तो क्या हम उनकी जरूरत के हिसाब से बना रहे हैं या अपनी जरूरत के हिसाब से? क्योंकि कहीं ना कहीं तो मुझे कोई दिखना चाहिए ना कि जो आपने बनाया है वो लोग यूज कर रहे हैं पब्लिक में, इतने लोगों में। तो ऐसा क्यों है कि जब भी हम 500 ब्लाइंड है, हम सिर्फ 3 असिस्टिव टेक यूज करते हैं, स्टिक, कन्वेंशनल स्टिक, स्मार्ट नहीं, मोबाइल या लैपटॉप। तो भाई इन तीनों की जरूरत है, ये तो विजिबल है। अगर चौथे की भी मुझे जरूरत है, वो भी तो किसी ना किसी जगह पे तो मुझे विजुअल होना चाहिए कि ये बंदा ग्लास यूज कर रहा है, ये बंदा कुछ और यूज कर रहा है। तो हमें रियलिटी को चेक करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे एज ए सेक्टर। खुद से बोलने से तो नहीं हो पाएगा। और UDID पे अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकली हैं और बहुत सारी चीजें हमारी नॉलेज में आपने इजाफा करवाया है। आई होप ये शो काफी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव सुनते हैं, तो इस पे वो भी सुनेंगे, अपना टेक लेंगे, और जो एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं समझेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है UDID की। ये बेसिक फंडामेंटल थिंग है और इस पे और वाइब्रेंट तरीके से काम होना शुरू होगा। जो आप कर रही हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयरिंग योर इनसाइट्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी दानिश जी, एंड आई होप कि यस लोग इस चीज को सुने। एंड आई वुड से माय बिगेस्ट, इफ देयर इज वन टेक अवे जो कम्युनिटी ले इस चीज से, जो मैंने लास्ट में चीज बोली कि कन्वर्जेंस की बहुत जरूरत है अमंग्स द DPO सेक्टर इन इंडिया, की सब मिलकर इस इशू पे काम करें क्योंकि ये सबको इफेक्ट करता है, ऑल 21 डिसेबिलिटीज। तो जो लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं इस विषय पे, तो अगर आप अपनी ईमेल ID शेयर कर दें उनके साथ, दैट वुड बी ग्रेट।
श्योर, आप अपने शो नोट्स में मेरी ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं, बट आई स्टिल से इट आउट लाउड। मेरा ईमेल आईडी है ayushmita.shamal.16@gmail.com, AYUSHMITA ayushmita.samal SAMAN.1616@gmail.com। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो लिसनर्स, बात की आज हमने आयुष्मिता जी से, जो रिसर्चर हैं ऑन डिसेबिलिटी स्टडीज। बारीकी से उन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन के बारे में एक एक चीज बताई। कौन से सवाल हैं जो हम नहीं उठा पाए, आप हमें कमेंट कीजिए, लिखिए। इस शो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें सुनवाएं, क्योंकि ये फंडामेंटल इशू है, हर किसी को इम्पैक्ट करता है। मेरी जिम्मेवारी खत्म, अब आपकी जिम्मेवारी शुरू। अगले सप्ताह मिलेंगे किसी और पर्सनैलिटी के साथ, बात करेंगे डिसेबिलिटी के किसी और टॉपिक पर। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। हेलो बेटा, पराठे खा लिए क्या? नहीं खाए पापा। सुबह 4 बजे उठ के तेरे सफर के लिए पराठे बनाकर तेरी बैग में रखती हो, तूने खाए नहीं। भूख तो इतनी लगी थी पापा, पर आप टिफिन के साथ हैंड वॉश रखना ही भूल गए। बिना हैंड वॉश पराठे कैसे खाऊं? सेवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी तो खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। यार, एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे? देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे, तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है। बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है, जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com, support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/eliinspect, www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान।